नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सभी का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास रहेगी हमारी, वो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के संदर्भ में रहेगी। देखिए, इंडियन जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनको हम मोस्टली रूप में 2 पार्ट में बाँटते हैं। एक तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक और एक आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक। प्राचीन जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, उसमें प्रमुख रूप से मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति और जो है अगर अपन ग्रंथों की बात करें तो रामायण और महाभारत में भी जो है राजनीतिक चिंतन की हमें जानकारी मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, मनु के जीवन काल के संदर्भ में जो है अ, एक निश्चित मत का जो है अभाव है, स्पष्ट जानकारी का जो है उल्लेख नहीं मिलता है और इनके जीवन के संदर्भ में अपन बात करें तो जो है जो भारतीय साहित्य है उसमें मनु को मानव सभ्यता का प्रवर्तक के रूप में जो है जाना जाता है, जिसमें शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जल पलावन की घटना का उल्लेख के माध्यम से बताया गया है कि जल पलावन के बाद में मनुष्यों में केवल मनुशेष बचे और इस प्रकार से भावी सभ्यता के सूत्रधार बने। और एक मान्यता यह भी है कि मनु ही मनुस्मृति के जो है रचनाकार थे, लेकिन ये मान्यता भी सही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि जल पलावन की घटना के बाद अकेले मनु के शेष रह जाने के कारण उस समय किसी संगठित सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व का जो है प्रश्न ही नहीं था। इसके अलावा पौराणिक आख्यानों में मनु परंपरा का उल्लेख मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानव सभ्यता का सूत्रधार होने के कारण मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और विधियों की संहिताबद्ध जो प्रस्तुति है उसके संस्थागत प्रतीक बन गए। इस प्रकार इस मनु परंपरा में ही किसी पश्चातवर्ती मनु के द्वारा जो है मनु स्मृति की जो है क्या की जाती है, रचना की जाती है। ठीक है, मनु के द्वारा लिखित जो प्रमुख जो ग्रंथ है वो कौन सा माना जाता है? मनु स्मृति। ये इनके द्वारा जो है ग्रंथ लिखा गया और इसमें जो टोटल अध्याय हैं वो कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। अलग अलग अध्यायों में अलग अलग बातों का जो है निरूपण किया गया है, उल्लेख किया गया है। और जो मनुस्मृति है, वैदिक साहित्य, स्मृतियां, महाकाव्य, नीति शास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में जो है स्वीकार किए गए हैं। तो स्मृतियों में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ आता है वो आता है मनुस्मृति। इस प्रकार से जो है राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के स्रोत के रूप में स्मृति साहित्य का विशेष महत्व है। स्मृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो माना गया है वो मनु स्मृति को माना गया है। इसकी रचना काल के विषय में डियर स्टूडेंट्स सभी जो विद्वान हैं वो एक मत नहीं है और जो है डॉक्टर विनय कुमार सरकार मनुस्मृति को 150 ईसा पूर्व का ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर साल्टर ने मनुस्मृति की रचना का समय 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व निर्धारित किया है और जो है मैक्स मूलर मनुस्मृति को ईसा के बाद 4वीं शताब्दी के किसी समय की रचना मानते हैं, लेकिन निकटतम शिष्य और उनके ग्रंथों के संपादक और अनुवादक जॉर्ज मूलर का मत है कि मनुस्मृति ईसा के बाद 2री शताब्दी में निश्चित रूप से अस्तित्व में थी। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इस काल निर्धारक को सर्वाधिक व्यवहारिक माना है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, इनका जो जीवन काल है मनुस्मृति का जीवन काल के संदर्भ में एक निश्चित मत का जो है क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। और जो इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ था मनुस्मृति उसमें जो है विभिन्न बातों का जो है राज्य के संदर्भ में राजनीतिक सामाजिक विचारों का जो है उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और इसके बाद में अपन जैसे पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु ने जो है दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? दैवी सिद्धांत का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया कि राजा या राज्य की जो उत्पत्ति की गई है वो ईश्वर या ब्रह्मा के द्वारा की गई है। इस प्रकार से जब राजा आता है तो शासक और शासित 2 वर्गों में हमारा समाज बढ़ जाता है। दैवी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इसके अलावा राज्य के स्वरूप के बारे में, राज्य के स्वरूप और राज्य के स्वरूप के बारे में ये सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। कौन से सिद्धांत का? सप्तांग सिद्धांत का। ठीक है, अर्थात राज्य के जो अंग माने हैं, कितने माने हैं? 7 इनके द्वारा अंग बताए। इसमें राजा है, अमात्य है, पुर है, जनपद है, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र वगैरह, इस तरह से जो है 7 अंग बताए हैं। तो 7 अंगों को जो है सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में राज्य के कार्य क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, राज्य का कार्य क्षेत्र और राज्य के कार्य क्षेत्र का जो प्राथमिक जो राज्य का दायित्व माना है वो प्रजा सुरक्षा को माना है।
ठीक है ना। प्रजा सुरक्षा अर्थात राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रजा या जनता की सुरक्षा के लिए हुई है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का संचालन करना, न्याय की स्थापना करना, सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना और इसी में जो है परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना, ठीक है ना। ये राज्य का कर्तव्य होता है, ड्यूटीज होती है। परराष्ट्र या राज्य संबंधों का जो है संचालन करना, परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना, जिसके सैद्धांतिक पक्ष भी बताए इन्होंने, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल और जो है सैद्धांतिक व व्यवहारिक, ठीक है। सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्षों का महत्व के साथ में इन्होंने चित्रण किया है। और जो सैद्धांतिक आता है, सैद्धांतिक में एक तो सार्वभौम्य नीति, कौन सी नीति? सार्वभौम्य नीति, 6 फॉर पॉलिसी, जिसमें संधि, विग्रह, आसन, ज्ञान, द्वैधिभाव, संश्रय, इन 6 नीतियों को एक शासक को समय समय पर जो है परिस्थिति के अकॉर्डिंग राजा के द्वारा इनको काम में ली जानी चाहिए। और इसी में जो महत्वपूर्ण है मंडल सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, ठीक है ना। मंडल सिद्धांत में कि 12 राज्यों का जो विवेक संबंध जो वर्गीकरण है और जिसके केंद्र में जो विजय की इच्छा रखने वाला जो शासक होता है उसको विजिगीषु का है। और उसके जो अग्रभाग के होते हैं 5 राज्य और 4 पृष्ठ के होते हैं, 2 मध्यम और उदासीन होते हैं। तो इस प्रकार से जो वैज्ञानिक आधार पे जो वर्गीकरण है, विवेक संबंध वर्गीकरण है कि एक राजा को जो है इस आधार पर अपनी जो राज्य की जो नीतियां होती है, पॉलिसी होती है, वो निर्धारित करनी चाहिए और राजा को ज्यादा से ज्यादा मित्र राज्य रखने चाहिए, नहीं कि शत्रु राज्य, ठीक है। मंडल सिद्धांत, इसके अलावा उपायों का भी उल्लेख किया है। भारतीय जो ग्रंथ है उसमें उपाय 4 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। एक तो साम, इसके अलावा दाम, इसके अलावा जो है भेद और अंतिम विकल्प के रूप में दंड, ठीक है ना। अंतिम विकल्प के रूप में किसको? दंड को बताया गया है। तो ये तो इसका सैद्धांतिक पक्ष है परराष्ट्र संबंधों का। और व्यवहारिक पक्षों में एक तो जो है दूत व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? दूत व्यवस्था। और इसके अलावा जो है गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचरों के भी प्रकार जैसे तापस है, तपस्वी है, गृहपति है, सन्यासी के वेश में रहने वाला जो गुप्तचर है, और जो है तो इस तरह के गुप्तचर उन्होंने बताए हैं। तो चलिए आज जो हम बात करते हैं ये तो जनरली शॉर्ट में बात होगी। आज जो हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था, मनुस्मृति में जो है सामाजिक व्यवस्था कि किस प्रकार से जो सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था को महत्व के साथ चित्रित किया है, ठीक है ना। मनु ने सामाजिक व्यवस्था को महत्व के साथ में उसका क्या किया है? चित्रण किया है, जिसमें एक तो कि जो है सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधारों और समाज के संगठनों के सिद्धांतों, विभिन्न वर्णों के जो कर्तव्य हैं, सामाजिक व्यवस्था में राज्य के दायित्वों का विस्तार से जो है क्या किया गया है? विवेचन किया गया राज्य के दायित्वों का, इस पर आधारित नैतिक नियमों पर आधारित। इसमें जो है कि एक तो समस्त प्राचीन जो ग्रंथ है सामाजिक व्यवस्था के नियमन के लिए सार्वभौमिक नियमों की व्याख्या करते हैं। मनुस्मृति में भी समस्त व्यक्तियों के आचरण को नियमित करने के लिए नैतिक नियमों की व्यवस्था की गई है। और इन नैतिक नियमों की संहिता को मनु ने धर्म की संज्ञा दी है। देखिए मनु ने धर्म के 5 स्रोत माने, ध्यान रखना, मनु ने धर्म के 5 स्रोत बताए हैं। मनु ने धर्म के कितने स्रोत बताए? 5 स्रोत माने हैं। और 5 स्रोतों में एक तो जो है वेद, स्मृति, वेद, इसके अलावा स्मृति, इसके अलावा सज्जनों का आचरण, सज्जनों का आचरण, इसके अलावा राजाज्ञा अर्थात राजा की आज्ञा, ठीक है ना, राजाज्ञा हो गई। और जो है इसके अलावा अंतःकरण, तो ये 5 स्रोत बताए हैं मनु के द्वारा। और इसमें जो है मनुस्मृति में सत्य और अहिंसा को समाज में सर्वमान्य मूल्यों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। और मनु ने यमों और नियमों की व्याख्या द्वारा सामाजिक आचरण के नैतिक पक्ष को स्पष्ट किया है, ठीक है। इसके आधार पर यम और नियम, यम व नियमों के द्वारा सामाजिक जो आचरण है उसके नैतिक पक्ष को स्पष्ट किया है। यम के अंतर्गत आता है जैसे मनु ने अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय दमन, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता और सरलता जैसे गुणों को शामिल किया है। और नियमों के अंतर्गत जैसे प्रार्थना है, दान है, तपस्या है, स्वाध्याय है,
ब्रह्मचर्य, व्रत है, उपवास है और अखरोट और गुरु सेवा आदि को जो शामिल किया है ये नियमों के अंतर्गत शामिल किया है। ठीक है, तो यम और नियमों का जो है उल्लेख मिलता है। इसके अलावा देखिए अब अपन बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था है कि सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों में बांटा है। कितने वर्णों में बांटा है? वर्ण व्यवस्था को मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्थाओं में 4 वर्णों में बांटा गया। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। 4 वर्णों में एक तो जैसे ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्राह्मण। सेकंड नंबर पे क्षत्रिय, इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो है वैश्य। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फोर्थ नंबर पे हो गया शूद्र। ठीक है ना, तो 4 वर्णों में जो है बांटा गया है। और जो है आयु के अनुसार व्यक्ति के जीवन की 4 विभिन्न अवस्थाओं को 4 आश्रमों में, ठीक है, आयु के आधार पर, आयु के आधार पर 4 आश्रमों में, आयु के आधार पर 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रमों का, ठीक है ना। तो 4 जो आश्रम हैं उसमें एक तो जो है 1 से 25 जैसे हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद में जो है गृहस्थ आश्रम, सेकंड नंबर पे गृहस्थ आश्रम। और इसके बाद में जो है वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। और लास्ट जो है संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। ठीक है, तो 4 आश्रमों का जो है उल्लेख किया गया है। तो 4 जो आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में विभाजित किया गया और मनु ने वर्ण आश्रम के आधार पर व्यक्ति के कर्तव्यों का विवेचन किया है। इसके अलावा जो है ब्राह्मण जो वर्ण है उसको ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से, ज्येष्ठ होने से वेद के धारण को करने के कारण ब्राह्मण को संपूर्ण जो सृष्टि का जो स्वामी है वो मनु के द्वारा माना गया है। तो सर्वोच्च जो स्थान जो प्रदान किया गया ब्राह्मण जो वर्ण को जो है कि इसको सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। अब विभिन्न वर्णों के जो कर्तव्य बताए हैं, कर्तव्य, कर्तव्य, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, जिसमें ब्राह्मणों के जो कर्तव्य बताए हैं कि मनु ने जो है ब्राह्मणों को संपूर्ण वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च और श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। मनु ने ब्राह्मणों की अन्य वर्णों की तुलना में श्रेष्ठता का कारण उल्लेख करते हुए कहा है कि वह धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है और ब्राह्मणों से धर्म शास्त्र के अध्ययन उनके उसे अन्य सुपात्रों तक पहुंचाने की अपेक्षा की गई है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों की सदैव आलस्य रहित होकर अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन करवाना आवश्यक माना गया है और ये दायित्व माना है कि वह ज्ञानेंद्रियों और जो कर्मेंद्रियां हैं उन पे संयम रखें। मनु ने 11 इंद्रियों का संज्ञान किया है, कान, चर्म, नेत्र, जीभ, नाक और हाथ, पैर, वाणी और मन। ठीक है ना, इनमें से प्रथम 5 ज्ञानेंद्रिय और उसके बाद की 6 कर्मेंद्रिय मानी गई हैं। तो जो है समाज के कुछ आदर्शों और मूल्यों को समाज में सूक्ष्म रखने के दायित्व के कारण मनु ने ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। उसके बाद में क्षत्रियों के जो कर्तव्य बताए हैं कि मनु ने प्रजा रक्षण के कार्यों हेतु क्षत्रियों को उत्तरदायी माना है और क्षत्रियों के प्रमुख जो कर्तव्य हैं प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषय में आसक्ति नहीं रखना आदि माने गए हैं। ठीक है ना। वैश्यों के कर्तव्य कि राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके संचालन और आर्थिक विकास के संबंध में वैश्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। पशु की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और कृषि कार्य करना मनु ने वैश्यों के प्रमुख कर्तव्यों में शामिल किया है। इसके अलावा शूद्रों के जो कर्तव्य है कि मनु ने सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्नतम स्थान प्रदान किया है। उन्होंने शूद्र वर्ण को शेष तीनों की सेवा का दायित्व प्रदान किया है और मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्मादि तीनों वर्णों का अनिंदित रहते हुए सेवा करने को शूद्रों का प्रधान कर्म बताया। मनु का मत है कि शूद्र वर्णों के सदस्यों को अन्य वर्णों द्वारा की जाने वाली निंदा, अनिंदा, प्रशंसा पर विचार किए बिना जो है सेवा कार्यों में लगे रहना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे चल करके अपन जो है इस आधार पे मनु की जो है आलोचना भी की जाती है कि मनु ने शूद्रों और स्त्रियों की जो है महिलाओं की उपेक्षा की है। तो विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध भी उन्होंने स्वीकार किया है और शूद्रों और स्त्रियों के प्रति जो है भेदभाव देखने को मिलता है कि मनुस्मृति में स्त्रियों को समाज में स्वतंत्र स्थान प्रदान करने के पक्ष में मनु नहीं थे।
और जो है ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के और युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण और संरक्षण में रहना चाहिए। वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। ठीक है। तो इस आधार पे जो है मनु की आलोचना भी की जाती है कि मनु के द्वारा शूद्रों की और स्त्रियों की क्या की गई है, उपेक्षा की गई है। मनु का मानना है कि ब्रह्मा ने स्त्रियों की प्रवृत्ति में ही कुछ ऐसे दुर्गुणों का सर्जन कर दिया है, यदि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो व्यभिचार आदि दोषों में लिप्त हो जाएगी, अतः पुरुष को अत्यंत सतर्कता पूर्वक इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में मनु का मत है कि परिवार में स्त्रियों को मान सम्मान, धन, आभूषण आदि के माध्यम से प्रसन्न रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा जो है मनु ने कहा कि जिस कुल में स्त्रियों की प्रतिष्ठा होती है उस कुल में देवताओं का निवास होता है। जिस जो है इस प्रकार से मनु का शूद्रों के प्रति दृष्टिकोण भी अत्यंत भेदभावपूर्ण रहा है। मनु वास्तव में शूद्रों को स्वतंत्र नागरिक का स्थान प्रदान नहीं करते और मनु स्मृति में शूद्रों को दास बना लेने का भी समर्थन किया गया और दास के रूप में मनु शूद्र को वेतन दिया जाना भी अनिवार्य नहीं मानते। ठीक है। तो इस आधार पर इनकी क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। आश्रम व्यवस्था की अपन जो है बात कर चुके हैं कि 4 प्रकार के आश्रमों का जो है उल्लेख किया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है। और इनकी ड्यूटीज तो इस प्रकार से जो है मनु ने जो है सामाजिक व्यवस्था का जो है निरूपण किया है, चित्रण किया है। प्रिय विद्यार्थियों, मनु के जो सामाजिक जो विचार हैं, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित, निश्चित रूप में ये क्लास आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है और आपके लिए जानकारीप्रद होगी। इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। आप मुझे और मोटिवेट करने के लिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।